ये कहानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से शुरू होती है और मुंबई सेंट्रल तक के उस सफर की है जिसे मैं कभी भूलना नहीं चाहूंगा। यह कोई साधारण देरी या खराब खाने की शिकायत नहीं है, बल्कि वो अनुभव है जिसने विज्ञान और तर्क पर मेरा भरोसा डगमगा दिया। अध्याय 1, सुनसान प्लेटफॉर्म और केबिन ए। अगस्त की वो रात उमस भरी थी। राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, जैसे कोई विशाल अजगर नींद में हो। मैंने फर्स्ट क्लास एस बड़ी ई फर्स्ट एसी का टिकट लिया था, ये सोचकर कि सुकून से सोता हुआ मुंबई पहुंचूंगा। मेरा कूपे ए था, जो कोच के बिल्कुल कोने में स्थित था। जब मैं कोच के अंदर दाखिल हुआ तो एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, ऐसी ठंडक जो एयर कंडीशनिंग की नहीं बल्कि हड्डियों में बैठ जाने वाली बर्फ जैसी थी। गलियारा खाली था, कालीन के ऊपर मेरे जूतों की आवाज भी जैसे दब रही थी। मेरा कूपे 2 सीटों वाला था। मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। वहां पहले से ही कोई बैठा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो सफेद धोती कुर्ता पहने हुए थे और खिड़की के बाहर घोर अंधेरे को देख रहे थे। नमस्ते, मैंने औपचारिकता के लिए कहा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उनकी गर्दन भी नहीं हिली। मैंने सोचा शायद सुन नहीं पा रहे होंगे। अध्याय 2, आधी रात की दस्तक। ट्रेन ने झटके के साथ चलना शुरू किया। दिल्ली की रोशनियां पीछे छूटती गईं और जल्द ही हम घने अंधेरे और खेतों के बीच से गुजरने लगे। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। अटेंडेंट डिनर देकर जा चुका था। अजीब बात यह थी कि उसने उस बुजुर्ग की ओर देखा तक नहीं, जैसे वहां कोई था ही नहीं। मैंने अपनी ऊपरी बर्थ तैयार की और सोने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक गलियारे से किसी के दौड़ने की आवाज आई, छोटे बच्चों के पैरों की आवाज, टप टप टप। फर्स्ट क्लास में बच्चे। इस वक्त मैंने कूपे का दरवाजा थोड़ा सरकाया और बाहर झांका। गलियारा बिल्कुल खाली था, रोशनी मध्यम थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों के पास का तापमान गिर गया है। मैंने नीचे देखा। वो बुजुर्ग व्यक्ति अब मेरी ओर देख रहे थे। उनकी आंखें, वे आंखें सामान्य नहीं थीं। उनमें पुतलियां नहीं थीं, बस एक मटमैला सफेद रंग था। उनके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। क्या आप भी उसी का इंतजार कर रहे हैं? उनकी आवाज ऐसी थी जैसे सूखी पत्तियों पर कोई चल रहा हो। किसका? मेरी सिट्टी पिट्टी गुम थी, उसका जो हर रात इस ट्रेन के पहियों के साथ दौड़ता है। अध्याय 3, खिड़की के बाहर का मंजर। डर के मारे मेरा गला सूख गया। मैंने खिड़की का पर्दा हटाया। ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। बाहर सिर्फ अंधेरा और बिजली के खंभों की कौंध थी। तभी मैंने उसे देखा। ट्रेन की रफ्तार के बराबर पटरी के बिल्कुल बगल में एक परछाई दौड़ रही थी। वो कोई इंसान नहीं था। वो बहुत लंबा, बेहद दुबला और उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे। वो दौड़ नहीं रहा था, बल्कि हवा में तैरते हुए ट्रेन का पीछा कर रहा था। अचानक उस चीज ने अपना सिर घुमाया और सीधे मेरी खिड़की की ओर देखा। उसका चेहरा मांस विहीन था, सिर्फ खाल हड्डियों से चिपकी हुई थी। उसने अपना लंबा काला हाथ उठाया और कांच पर जोर से मारा, खटाक। शीशे में दरार पड़ गई। अध्याय 4, गायब होता सहयात्री। मैं चिल्लाते हुए पीछे हटा और नीचे की सीट पर गिर पड़ा। देखिए, वो क्या है? मैंने उस बुजुर्ग की ओर इशारा किया, लेकिन सीट खाली थी। वहां कोई नहीं था। चादरें बिल्कुल सपाट थीं, जैसे वहां कोई कभी बैठा ही ना हो। कूपे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लॉक हो गया। अब मैं उस छोटे से कमरे में कैद था। छत से पानी टपकने लगा, लेकिन वो पानी नहीं था। वो गाढ़ा, काला और बदबूदार तरल था। ऊपर वाली बर्थ से एक हाथ नीचे लटका, वही लंबा, हड्डियों वाला हाथ। मैं पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा। बचाओ, कोई है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है या मैं किसी दूसरे आयाम डायमेंशन में पहुंच गया हूं। अध्याय 5, सुबह का उजाला और कड़वा सच। जब मेरी आंख खुली तो सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। ट्रेन मुंबई सेंट्रल के करीब थी। मैं फर्श पर सोया हुआ था। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मैंने जल्दी से अपना सामान समेटा और बाहर की ओर भागा।
अटेंडेंट गेट के पास खड़ा था। साहब, रात को सब ठीक था? उसने पूछा। नहीं, मेरे कूपे में एक बुजुर्ग थे और बाहर कोई। मेरी आवाज लड़खड़ा गई। अटेंडेंट का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, साहब, कूपे ए का टिकट तो सिर्फ आपका था। वो बुजुर्ग 20 साल पहले इसी ट्रेन में हार्ट अटैक से मरे थे। और रही बात खिड़की की, उसने इशारा किया। खिड़की के कांच पर बाहर की तरफ से 5 उंगलियों के काले जले हुए निशान बने हुए थे। मुंबई सेंट्रल पर उतरने के बाद भी मेरा पीछा उन खौफनाक यादों ने नहीं छोड़ा। वो काली परछाई और वो बुजुर्ग, उनका आपस में क्या रिश्ता था? यह जानने की जिज्ञासा मुझे वापस उन अंधेरी गलियों में ले गई। अध्याय 6, डायरी का रहस्य। मुंबई में अपने काम से फुर्सत पाकर मैं एक पुरानी लाइब्रेरी में गया। मुझे उस ट्रेन हादसे के बारे में जानना था जिसका जिक्र उस अटेंडेंट ने किया था। पुराने अखबारों की फाइलों को खंगालते हुए मुझे 1994 की एक खबर मिली। राजधानी एक्सप्रेस के कोच HA1 में रहस्यमयी मौत, यात्री के पास मिले काले जादू के दस्तावेज। खबर के मुताबिक वो बुजुर्ग व्यक्ति कोई साधारण यात्री नहीं थे। उनका नाम सदानंद था और वह तंत्र विद्या के जानकार माने जाते थे। कहा जाता है कि वो अपने साथ एक पोटली लेकर सफर कर रहे थे, जिसमें उन्होंने किसी ऐसी शक्ति को बांध रखा था जिसे वे वश में नहीं कर पा रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद वह पोटली कभी नहीं मिली। अध्याय 7, दोबारा वही सफर। मेरा डर अब एक जुनून बन चुका था। मैंने तय किया कि मैं उसी ट्रेन, उसी कोच और उसी कूपे ए में दोबारा सफर करूंगा। इस बार मेरे पास एक वॉइस रिकॉर्डर और एक मोशन सेंसर कैमरा था। तारीख वही थी, अगस्त की उमस भरी रात। जैसे ही ट्रेन ने हजरत निजामुद्दीन से रफ्तार पकड़ी, कोच के अंदर का माहौल फिर से भारी होने लगा। इस बार कूपे में मेरे साथ कोई नहीं था। मैंने कैमरा ऑन किया और उसे सामने वाली सीट पर फिक्स कर दिया। रात के 1:15 बजे अचानक मेरे रिकॉर्डर में स्टैटिक आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, तारांकन खोल दो, मुझे आजाद कर दो। अध्याय 8, खिड़की के उस पार का सच। तभी वही जानी पहचानी ठंडक महसूस हुई। खिड़की के कांच पर ओस जमने लगी थी। मैंने अपनी उंगली से कांच पर जमी ओस को साफ किया। बाहर वही लंबी परछाई फिर से ट्रेन के साथ दौड़ रही थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो परछाई ट्रेन के साथ दौड़ नहीं रही थी, बल्कि वो ट्रेन के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। उसके लंबे नाखून कांच को खुरच रहे थे। चर चर। अचानक मेरे पीछे से एक आवाज आई, उसने मुझे नहीं तुम्हें चुना है। मैं बिजली की तेजी से पीछे मुड़ा। वहां सदानंद, वही बुजुर्ग, खड़े थे। उनकी सफेद आंखें अब खून जैसी लाल थीं। तुमने वापस आकर बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उनके हाथ में एक पुरानी फटी हुई पोटली थी। ये उसकी कैद है और अब इसे संभालने की बारी तुम्हारी है। अध्याय 9, रूह कंपा देने वाला मंजर। कूपे की लाइटें तेजी से जलने बुझने लगीं। ट्रेन की रफ्तार अब इतनी तेज थी कि बाहर का सब कुछ धुंधला हो चुका था। खिड़की का कांच अचानक चकनाचूर हो गया। वो परछाई जो अब तक बाहर थीं, एक धुएं के गुबार की तरह अंदर दाखिल हुई। उसने सदानंद को अपनी चपेट में ले लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे वो परछाई उस बुजुर्ग के शरीर के अंदर समा गई। सदानंद की हड्डियां टूटने की आवाजें आने लगीं, कड़क कड़क। उनका शरीर लंबा होने लगा, हाथ जमीन तक लटक गए। वो अब सदानंद नहीं थे। वो वही चीज थी जिसे मैंने खिड़की के बाहर देखा था। वो मेरी तरफ बढ़ी। मेरा दम घुटने लगा। मुझे लगा कि ये मेरा आखिरी पल है। तभी मैंने अपनी जेब से वो छोटी सी हनुमान चालीसा निकाली जो मेरी मां ने मुझे दी थी। मैंने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अध्याय 10, खामोशी और राख। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ा, एक जोरदार धमाका हुआ। कूपे की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। एक चीख गूंजी जो इतनी भयानक थी कि मेरे कान के पर्दों से खून निकलने लगा। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। जब टीटी और सिक्योरिटी गार्ड्स ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने मुझे बेहोश पाया। कूपे की हालत ऐसी थी जैसे वहां कोई बम फटा हो। खिड़की का कांच गायब था और पूरी सीट पर काली राख बिछी हुई थी।
उपसंहार, वो जो अभी भी साथ है। पुलिस ने इसे एक गैस लीकेज का हादसा बताकर फाइल बंद कर दी, लेकिन जब मैं घर पहुंचा और अपना कैमरा चेक किया तो उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, सिर्फ 4 घंटे का काला अंधेरा। परंतु एक चीज अब भी मेरे पास है। जब मैंने अपना बैग खोला तो उसके अंदर वही पुरानी फटी हुई पोटली रखी थी। मैंने उसे कभी नहीं खोला, लेकिन हर रात जब बाहर सन्नाटा होता है, मुझे अपने कमरे की खिड़की के बाहर वही टप 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 पैरों की आवाज सुनाई देती है। वो चीज अभी भी बाहर है, वो अपनी पोटली वापस चाहती है। अध्याय 11, पोटली का श्राप। पोटली मेरे पास थी और इसके साथ ही शुरू हुआ था काली परछाई का मेरे घर में डेरा। हर रात मुझे महसूस होता कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा मुझे देख रहा है। घर के पालतू कुत्ते बिना वजह दीवार की ओर देखकर भौंकते और फिर डरकर दुम दबाकर छिप जाते। मैंने समझ लिया था कि उस ट्रेन के कूपे ए से जो बला मेरे साथ आई है, वो तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक उसे वो नहीं मिल जाता जो उस पोटली के अंदर बंद है। मैंने राजस्थान के एक दूरदराज गांव में रहने वाले तामसिक विद्या के जानकार पंडित ओंकारनाथ से संपर्क किया। जब उन्होंने पोटली देखी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बेटा, तुमने साक्षात काल भैरव के दूत को अनजाने में चुनौती दे दी है। यह पोटली सदानंद ने अपनी उम्र बढ़ाने के लिए एक बलि दी हुई आत्मा को कैद करने के लिए बनाई थी। अब वो आत्मा आजाद होना चाहती है और उसे आजादी सिर्फ वहीं मिलेगी जहां वो कैद हुई थी, उसी ट्रेन के उसी कूपे में। अध्याय 12, अंतिम यात्रा की तैयारी। पंडित जी ने मुझे कुछ अभिमंत्रित कीलें, काला धागा और एक विशेष भस्म दी। तुम्हें उसी ट्रेन में वापस जाना होगा। जिस दिन अमावस्या होगी उस दिन उस आत्मा की शक्ति चरम पर होगी। तुम्हें उसे वहीं खत्म करना होगा, वरना वो तुम्हें अपना नया शरीर होस्ट बना लेगी। मैंने कांपते हाथों से फिर वही टिकट बुक किया। ट्रेन नंबर 12952, राजधानी एक्सप्रेस, कोच HA1, कूपे ए। जैसे ही मैं दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ, मुझे महसूस हुआ कि हवा का रुख बदल गया है। स्टेशन की भीड़ के बीच भी मुझे वो लंबी काली आकृति खंभों के पीछे छिपी हुई दिखाई दे रही थी। वो मेरा पीछा कर रही थी। अध्याय 13, अमावस्या की रात और खूनी खेल। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी। रात के 12 बजते ही कोच की लाइटें टिमटिमाने लगीं। मैंने कूपे के चारों कोनों पर वो कीलें ठोक दी और दरवाजे पर काला धागा बांध दिया। अचानक खिड़की पर एक भयानक प्रहार हुआ। धड़ाक, कांच नहीं टूटा, लेकिन उस पर एक खून से सना चेहरा उभर आया। वो सदानंद नहीं था, वो कोई ऐसी चीज थी जिसका वर्णन शब्दों में मुमकिन नहीं। उसकी जीभ लंबी थी और आंखें आग के गोलों की तरह धधक रही थीं। पोटली, मुझे दे दो। कूपे की दीवारों से आवाजें आने लगीं। मैंने पोटली खोली। उसके अंदर एक इंसानी उंगली की हड्डी और एक पुराने सिक्के पर लिपटे हुए बाल थे। जैसे ही मैंने उन्हें बाहर निकाला, कूपे के अंदर का तापमान 0 से नीचे चला गया। मेरी सांसें जमने लगी। अध्याय 14, रूहानी जंग। वो परछाई अब कूपे की छत को फाड़कर अंदर आने की कोशिश कर रही थी। कीलों की वजह से वो सीधे अंदर नहीं आ पा रही थी, लेकिन उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि मेरे कान से खून बहने लगा। अब या कभी नहीं। मैंने पंडित जी की दी हुई भस्म को उन हड्डियों पर डाला और माचिस जलाई। जैसे ही आग की लपटें उठीं, पूरा कूपे एक अजीब सी नीली रोशनी से भर गया। वो परछाई दर्द से कराह उठी। उसने अपनी लंबी उंगलियों से मेरा गला दबोच लिया। मुझे लगा मेरा दम निकल जाएगा। तुम इसे नहीं जला सकते। उसकी आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंजी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाते हुए वो जलती हुई पोटली खिड़की के टूटे हुए हिस्से से बाहर पटरी की ओर फेंक दी। अध्याय 15, अंत या नई शुरुआत। एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे बिजली गिरी हो। ट्रेन के पहियों के नीचे से नीली चिंगारियां निकली और वो परछाई एक आखिरी चीख के साथ धुएं में विलीन हो गई। मैं फर्श पर गिर पड़ा और सब कुछ काला हो गया। जब सुबह ट्रेन मुंबई सेंट्रल पहुंची तो कोच अटेंडेंट ने मुझे जगाया। साहब, आप ठीक तो हैं? रात को बहुत तूफान था, खिड़की का शीशा टूट गया है। मैंने बाहर देखा। धूप खिली थी, वह भारीपन गायब था। मैंने राहत की सांस ली।
लेकिन जब मैं अपना सामान लेकर नीचे उतरा और प्लेटफॉर्म पर चलने लगा तो मुझे अपनी परछाई के पास एक और छोटी सी परछाई दिखाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। पर जैसे ही मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, मुझे कुछ सख्त महसूस हुआ। मैंने बाहर निकाला। वो वही पुराना सिक्का था जो मैंने जलती हुई पोटली के साथ बाहर फेंका था। सिक्का अभी भी गर्म था और उस पर सदानंद की तरह एक सफेद धुंधली आंख बनी हुई थी। वो चीज मरी नहीं थी, उसने बस अपना घर बदल लिया था। वो सिक्का मेरी हथेली पर ऐसे तप रहा था जैसे वो अभी अभी भट्टी से निकला हो। उस पर बनी वो सफेद आंख मुझे घूर रही थी। मुझे एहसास हुआ कि पंडित ओंकारनाथ ने जो कहा था वो आधा सच था। वो शक्ति किसी जगह ट्रेन से नहीं बल्कि उस वस्तु से जुड़ी थी जो सदानंद की मिल्कियत थी। अध्याय 16 सिक्के का श्राप। मैं मुंबई में अपने घर तो पहुंच गया, लेकिन वो सिक्का मेरा साया बन गया। मैंने उसे समंदर में फेंकने की कोशिश की, लेकिन जब मैं घर लौटकर अपना वॉलेट खोलता तो वो सिक्का वहीं मौजूद मिलता। मैंने उसे जमीन में गाड़ दिया, पर अगली सुबह वो मेरे तकिए के नीचे मिला। अब मुझे भयानक सपने आने लगे। सपनों में मैं खुद को उसी दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस के कोच में पाता, लेकिन इस बार मैं यात्री नहीं था। मैं वो चीज था जो ट्रेन के साथ दौड़ रही थी। मैं यात्रियों की खिड़कियों पर अपने लंबे हाथ मार रहा था। मैं उनकी चीखें सुनकर आनंदित हो रहा था। मेरी भूख खत्म हो गई। मेरा रंग पीला पड़ने लगा और मेरी आंखें वैसी ही मटमैली सफेद होने लगीं जैसी सदानंद की थीं। अध्याय 17 वह पुरानी फाइल। पागलपन की कगार पर पहुंचकर मैंने पंडित ओंकारनाथ को फिर से फोन किया। इस बार फोन उनकी बेटी ने उठाया। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो रोते हुए बोली। उसी रात, जिस रात आपने ट्रेन में वो पोटली जलाई थी, उनके कमरे में आग लग गई। वो पूरी तरह जल गए, लेकिन अजीब बात यह थी कि कमरे का कोई और सामान नहीं जला, बस उनका शरीर राख हो गया। मेरे हाथ से फोन गिर गया। उस शक्ति ने अपना बदला ले लिया था। अब मेरा कोई रक्षक नहीं था। तभी मुझे पंडित जी का एक पुराना पत्र मिला जो उन्होंने मुझे पहले भेजा था, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह नहीं पढ़ा था। उसके पीछे एक छोटा सा नोट लिखा था, अगर वो सिक्का वापस आ जाए तो समझ लेना कि बलि अधूरी है। ये सिक्का सदानंद ने अपनी रूह को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे अमर करने के लिए बनाया था। इसे खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, इसे उस इंसान को सौंपना होगा जो स्वेच्छा से इसे स्वीकार करे, या फिर इसे उस स्थान पर ले जाना होगा जहां सदानंद ने पहली बार शैतान से सौदा किया था। अध्याय 18 खंडहर और आखिरी रास्ता। वो स्थान था दिल्ली के पास अरावली की पहाड़ियों में स्थित एक पुराना परित्यक्त अबैंडन्ड रेलवे स्टेशन, जिसे 1980 के दशक में बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि सदानंद वहीं स्टेशन मास्टर हुआ करता था। मैं कांपते हुए कदमों से उस सुनसान स्टेशन पर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। पटरियां जंग खा चुकी थीं और झाड़ियां उन्हें निगल रही थीं। जैसे ही मैं स्टेशन के ऑफिस के अंदर गया, मुझे दीवार पर एक पुरानी फोटो दिखी। वो सदानंद की फोटो थी, लेकिन फोटो में उसके पीछे वही काली परछाई खड़ी थी और उसके हाथ सदानंद के कंधों पर थे। अचानक स्टेशन की पुरानी लाइट्स जल उठीं। दूर से एक हॉर्न की आवाज सुनाई दी। एक ऐसी ट्रेन आ रही थी जो कागजों पर मौजूद ही नहीं थी। एक काली, बिना रोशनी वाली ट्रेन जो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। अध्याय 19 शैतान से आमना सामना। ट्रेन का दरवाजा खुला। अंदर से कोई बाहर नहीं आया, बस एक गहरी फुसफुसाहट गूंजी, अपना कर्ज चुकाओ। मेरी जेब में वो सिक्का इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे वो कोई जिंदा दिल हो। मेरा हाथ अपने आप बाहर निकला। मैं उसे रोक नहीं पा रहा था। तभी अंधेरे से सदानंद की रूह बाहर निकली। वो अब कोई डरावना भूत नहीं, बल्कि एक थका हुआ बूढ़ा लग रहा था। बेटा, ये सिक्का पाप की मुद्रा है। जब तक कोई इसे पकड़ेगा, वो परछाई उसकी ऊर्जा पीती रहेगी। मैंने इसे तुम्हें दिया ताकि मैं आजाद हो सकूं। अब तुम्हें इसे किसी और को देना होगा, या फिर मेरे साथ इस अनंत सफर पर चलना होगा। मैंने उस काली ट्रेन के अंदर देखा। वहां दर्जनों ऐसी रूहें बैठी थीं जिनकी आंखें सफेद थीं। वे सब उसी सिक्के के गुलाम थे। अध्याय 20 अंतिम फैसला। मैंने सिक्के को देखा और फिर उस अंधेरी ट्रेन को। मेरे पास दो रास्ते थे,
या तो मैं किसी मासूम को ये सिक्का देकर उसे तबाह कर दूं या फिर खुद को खत्म कर लूं। मैं ये सौदा खत्म करता हूं। मैं चिल्लाया। मैंने अपनी जेब से वो भस्म निकाली जो पंडित जी ने दी थी और सिक्के को अपनी हथेली पर रखकर उस पर अपनी उंगली काट दी। खून और भस्म का मिलन होते ही एक भीषण चीख गूंजी। मैंने उस सिक्के को स्टेशन के पास बने गहरे कुएं में फेंक दिया और साथ ही खुद भी उस कुएं में छलांग लगा दी। मैं उस शक्ति को अपने साथ ले जाना चाहता था। अध्याय 21 वर्तमान। लोग कहते हैं कि उस पुराने स्टेशन के पास आज भी कभी कभी एक ट्रेन रुकती है। कुएं के पास से एक सिक्के के गिरने की आवाज आती है। मैं मर गया या जिंदा हूं ये मैं नहीं जानता, पर अब मैं उस काली परछाई का हिस्सा नहीं हूं। मैं उस कुएं की गहराई में बैठा उस सिक्के की रखवाली कर रहा हूं। चेतावनी, अगर कभी आपको दिल्ली से मुंबई के सफर के दौरान कूपे ए में कोई पुराना सिक्का गिरा हुआ मिले तो उसे उठाने की गलती मत करना, क्योंकि मैं अब और किसी को इस अंधेरे में नहीं आने देना चाहता। यह कहानी यहां समाप्त होती है। कैसा लगा आपको यह भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।